टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड द मेजर क्रॉप्स। इस चैप्टर को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो क्लास 8th जियोग्राफी का छठा चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर हमारा सबसे पुराना जीवन जीने का तरीका रहा है। जब हम जंगल में रहते थे आदि मानव के रूप में, उस समय ही एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया था। इसके बाद आपने इतिहास में पढ़ा कि किस तरह से विभिन्न नदी घाटियों के किनारे पर एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ। लेकिन आज हम इस चैप्टर में आधुनिक संदर्भ में जो विभिन्न तरह के एग्रीकल्चर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसको देखेंगे। इसमें एग्रीकल्चर का मतलब होता है वह तरीका जिससे कि हम मिट्टी में फसल को उपजाते हैं। इसमें पशुपालन और वानिकी और मत्स्य पालन ये सब कुछ आता है। यानी एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो हम धान गेहूँ वगैरह फसल उपजाते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे चीज़ें भी एग्रीकल्चर के पार्ट ही हैं। हम पहले बता चुके हैं कि हमारी मानव सभ्यता के उदय में सबसे पहला जो काम हुआ था वो एग्रीकल्चर का हुआ था, और तब से लेकर के आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर और मैकेनाइज यानी मशीनीकृत एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। एग्रीकल्चर को कई सारे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रेन, लीफ फीचर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वह हर क्षेत्र के खेती को प्रभावित करते हैं। आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट। दुनिया भर में क्लाइमेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस क्षेत्र में किस तरह के फसल होंगे, खेती होगी। जैसे अगर हम टेम्परेचर और रेनफॉल की बात करें तो टेम्परेचर और रेनफॉल एक सबसे मेजर फैक्टर होते हैं, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण अलग अलग तरह की खेती होती है। जैसे जो वार्म ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ सालों भर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन हायर एल्टीट्यूड का क्षेत्र जो फ्रीजिड जोन का है, खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है। टेम्परेट जोन का हायर एल्टीट्यूड्स है, वहाँ पर जो खेती होती है वहाँ सालों भर खेती नहीं होती। और टेम्परेट जोन होते हैं, खास करके जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ सबसे अच्छा खेती होता है। प्रेरीज के बारे में पढ़े होंगे, पंपास, स्टेपीज, ये सब जो इलाके हैं वर्ल्ड के ग्रासलैंड इलाके, यहाँ काफ़ी अच्छी खेती प्रैक्टिसाइज की जाती है, करी जाती है। चावल या जूट जैसे जो फसल होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो ये उसी क्षेत्र में होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। जैसे है रीजन है या जो टेम्परेट रीजन है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर कम से कम बारिश होने वाला क्षेत्र है, वहाँ जूट या राइस वगैरह की खेती होती है। लेकिन गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सब की खेती जो ड्राइड एरियाज हैं, जो कंपेरेटिवली जहाँ कम बारिश होती है उस क्षेत्र में होते हैं। दूसरा है सॉइल्स। मिट्टी जो होती है उसमें कई तरह के केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, और उस अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन के चलते हर तरह के मिट्टी में हर तरह के फसल नहीं हो सकता। जैसे चिकनी एलिवियल सॉइल होता है, ये काफ़ी उर्वर होता है, और जो लावा सॉइल्स होते हैं वो कॉटन के लिए मुफीद होते हैं, कॉटन के लिए सूटेबल होते हैं। और एलिवियल सॉइल जो होता है वहाँ चावल, गेहूँ वगैरह की काफ़ी अच्छा होता है। रिलीफ फीचर। देखिए, रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि धरती का बनावट, ज़मीन का बनावट कैसा है। जो पहाड़ी माउंटेन रीजन के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अच्छा खेती नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, पानी का रिटेंशन नहीं हो पाता है। इसलिए डेल्टाई रीजन है और जो प्लेन रीजन है वहाँ पहाड़ी इलाके से ज़्यादा अच्छा खेती होती है।
और ये इसलिए क्योंकि यहाँ लो लेइंग एरियाज में पानी का रिटेंशन होता है और मिट्टी भी जो एलिवेल सॉइल होता है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। लेकिन पहाड़ी रीजन या हम पठारी रीजन कहें तो वहाँ पर अच्छी फसलें नहीं हो पाती है। हमारे भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं और हिमालयन और प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर खेती उतना आसान नहीं है। तो रिलीफ फीचर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि किस क्षेत्र में किस तरह की खेती होगी। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक आर्थिक कारक भी होते हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं। जैसे खेती में लगने वाला जो कॉस्ट होता है, मार्केट की उपलब्धता जो होती है जहाँ पर कि कमोडिटीज़ को उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की उपलब्धता, लेबर की उपलब्धता और पूंजी की उपलब्धता, ये सारे चीज़ जो हैं वो खेती को प्रभावित करते हैं। मार्केट दूर नहीं है, आस पास में नहीं है, तो निश्चित रूप से जो प्रोडक्ट होता है उसका फ़ायदा, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। इसी प्रकार से कितना पूंजी लग रहा है वह भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लैंड ऑनरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर ऑफ रीजन। किस तरह के जो ऑनरशिप है, यानी खेत छोटे हैं या खेत बड़े हैं, उस पर भी निर्भर करता है फसल कितना होता है उसमें। वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। साथ साथ सरकार की जो नीतियाँ होती है वह भी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। जैसे कई देशों में सरकार खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देती है। आप जो खाद खरीदते हैं उस खाद में 50% से ज़्यादा पैसा सरकार देती है और जो लागत मूल्य से आधे दाम पर बेचा जाता है। इसी प्रकार से जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है उसमें कहीं कहीं 90% तक सब्सिडी सरकार से दी जाती है। जो कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, देखिए मेनली 2 तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, एक सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस उद्देश्य से खेती कर रहे हो। खेती करने के उद्देश्य आपका क्या है, क्या जीवन निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं या पैसे कमाने के लिए खेती कर रहे हैं। तो अगर जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है तो उसको सब्सिस्टेंस कृषि कहा जाता है। और अगर मेनली पैसे कमाने के लिए, जैसे बहुत सारे चीज़ होता है, गन्ना होता है तो गन्ने की खेती किस लिए की जाती है, पैसे कमाने के लिए। कोई गन्ने से घर में चीनी नहीं बना सकता, इसलिए इसको कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। आइए हम इन दोनों को अलग अलग पॉइंट से देखेंगे। सब्सिस्टेंस कृषि क्या होता है? द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द फार्मर्स इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जब खेती लोग अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए करते हैं। देखिए सब्सिस्टेंस कृषि में लोग अपने यूज के लिए भी करते हैं और साथ साथ जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट होता है वो आसपास में वो बेचते भी हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पर नहीं बेचते। जैसे उन्हें कुछ सामान खरीदना हो तो वो अपने अनाज को देते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ को प्राप्त करते हैं। जो अपने दैनिक जीवन की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये भी एक सब्सिस्टेंस कृषि के सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर होता है, एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में देखें। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कई नाम से दुनिया में जाना जाता है। जैसे इसको फ्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको झूमिंग एग्रीकल्चर के भी नाम से जाना जाता है। और ख़ास करके जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जैसे अमेजन बेसिन में रहने वाले लोग, सेंट्रल अमेरिका के लोग, या साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में
सबसिस्टेंस टाइप के एग्रीकल्चर किया जाता था। खास करके जंगल में रहने वाले लोग क्या करते थे, जंगल में पेड़ों को काट करके उनको जला देते थे और फिर उसके राख पर ही जो बीज थे उसको डाल देते थे और कुछ दिन के बाद वो खेती होती थी। दो फसल काट लेते थे, तो इस तरह से कुछ 2 3 4 साल तक खेती करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाता था और फिर वो दूसरे जगह जा कर के खेती करते थे। तो इस तरह की खेती आदिकाल से ही जंगल के लोग करते आ रहे हैं। इसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं और चूंकि ये जीवन निर्वाह के लिए ही करते हैं इसलिए इसको प्रिमिटिव के साथ साथ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स जैसे टैपियोका, कसावा, मैनाक और यॉन्स को उपजाया जाता है। साथ साथ कुछ मेज, मिलेट्स, बीन्स और बनानाज की भी खेती की जाती है सबसिस्टेंस कृषि के अंतर्गत। तो ये जो एग्रीकल्चर है इससे कुछ समय के बाद मिट्टी इनफर्टाइल हो जाता है और लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं और इसी शिफ्ट कर जाने के चलते इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा हानि भी है। इट इज ऑल्सो अ हार्मफुल टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द इन्वायरमेंट। क्या होता है, जब आप जंगल में लकड़ियों को काटेंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा उससे वायु प्रदूषण होता है और साथ साथ जंगल भी खत्म होते हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को दुनिया के कई देशों में बैन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन को साफ करके ये लोग खेती करते हैं पहाड़ और जंगल के एरिया में। नोमैडिक हर्डिंग जो घुमंतु पशुपालन होता है, यानी घूम घूम करके लोग जानवरों को पालते हैं, इसको नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। और ख़ास करके जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया रहता है, वहाँ पर इस तरह के लोग पशुपालन वाली खेती करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होता है, घास कम होता है, इसलिए वे एक जगह से दूसरे जगह जा कर के अपने जानवरों को पालते हैं। वेस्ट और सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया, ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका और सहारा डेजर्ट वाले क्षेत्र में नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है। हालांकि आजकल क्या है कि विज्ञान के विकास होने के बाद अब ये घुमंती लोग भी अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं, तो इस तरह के नोमैडिक हर्डिंग की प्रक्रिया काफ़ी कम हुई है। तो दुनिया में जो एनिमल हर्डिंग करने वाले लोग थे उनमें से किर्गिज और कजाक्स सेंट्रल एशिया में रहने वाले होते हैं। बेडोइंस और ट्यूग्रस सहारा डेजर्ट के हर्डर्स हैं, जबकि मसाई ईस्ट अफ्रीका और गद्दीज और बकरवाल जो हिमालयन रीजन इंडिया में हैं वो इस तरह नोमैडिक हर्डिंग एग्रीकल्चर करते थे। जो तीसरा और महत्वपूर्ण टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है सबसिस्टेंस कृषि का, उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। और इस तरह के इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहाँ बहुत बड़ी आबादी रहते हैं और खेत बहुत छोटा छोटा होता है, वहाँ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। एक ही खेत में कई तरह के 2 या 3 फसलें उपजाई जाती है। मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, जिनमें चाइना, जापान और इंडिया है, यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं। फलतः यहाँ इस तरह की खेती की जाती है। छोटे छोटे टूल्स का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है और ज़्यादातर काम ह्यूमन लेबर के द्वारा किया जाता है। मशीन का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जो किसान होते हैं वो अधिक से अधिक फसल उपजाते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन के साधन होते हैं और जो सीड्स होते हैं वो भी अच्छे किस्म के सीड्स का प्रयोग किया जाता है। मेजर क्रॉप्स जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में उपजाया जाता है वो चावल, गेहूँ, बाजरा, तिलहन, कॉटन और शुगर केन है। तो अभी हम इन जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे थे, हम दूसरे टाइप के एग्रीकल्चर जिसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है उसके बारे में अब देखेंगे कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत
किस तरह से खेती होती है। एग्रीकल्चर डन विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। जब खेती जो उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है तो ऐसे एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। अब इनमें से पहला है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है वो खास करके जहाँ बहुत कम लोग होते हैं यानी आबादी कम होता है और बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड किया जाता है। जैसे जो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र है या अर्जेंटीना के पंपास का क्षेत्र है जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, यूरेशिया यानी जो यूरोप और एशिया के लगता हुआ भाग है, खास करके जो रसिया है, रूस का देश है, वहाँ पर स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के डाउन ग्रासलैंड है, वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? कमर्शियल एंड हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग इन अ स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जब व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करते हुए बड़े बड़े खेतों में जहाँ पर आबादी कम होती है व्यावसायिक कृषि की जाती है तो उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में इतने बड़े बड़े मशीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं, छोटे खेत में ये मशीन चल नहीं सकती, इसलिए वैसे ही जगह में होते हैं जैसे जहाँ पर लोग कम हो और ज़मीनें ज़्यादा हो। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी बिग इन साइज। क्षेत्रों में जहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है वहाँ लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा होता है। द फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुल्ली मैकेनाइज्ड and there are few human labors. Fertilizers are not used to a great extent. तो यहाँ पर जो खेती होती है उसमें बड़े बड़े मशीन का प्रयोग किया जाता है और ह्यूमन लेबर का उपयोग बहुत कम होता है। जो खाद होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसका उपयोग भी बहुत कम होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि एक या दो फसलें ही उपजाई जाती है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गेहूँ उपजाया जाता है। गेहूँ के अतिरिक्त मकई, बार्ली, ओट्स, राय और कॉटन इनकी भी खेती होती है। टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म इज वेरी लार्ज बट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज लो। यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पर हेक्टेयर उसको देखा जाए तो हमारे यहाँ जो खेती होती है उससे कम होता है। तीसरे टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं और ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट प्रैक्टिसाइज्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है यानी 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ इस तरह के प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिसाइज किया जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन नेशंस हु हैड कॉलोनाइज्ड दीज कंट्रीज। उपनिवेशवादी यूरोपीय लोग थे, वह अपने उपनिवेशों में इस तरह की खेती को शुरू किया था उन्होंने। इट इज़ अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग विद अ स्पेशलाइजेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप्स। यहाँ पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से खेती की जाती थी और इनमें सिर्फ एक ही फसल उपजाया जाता था। जो जमीन लैंड होल्डिंग होता था वो बड़े बड़े होते थे और उसको स्टेट कहा जाता था। बहुत बड़ा पूंजी लगाया जाता था और प्रभावकारी मेथड अपनाया जाता। मशीनरी एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड। मशीनरी का भी और खाद का भी जहाँ पर जरूरत होता था वहाँ पर उपयोग किया जाता था। अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड लेबर इज ऑफन इम्पोर्टेड। से खेती में जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हाथ से काम करने वाले लेबर की ज़रूरत होती थी और प्रायः जो स्किल्ड लेबर होता था उसको बाहर से मंगवाया जाता था। मार्केट में भेजने से पहले उसको एक प्रोसेस की प्रक्रिया से गुजारा जाता था ताकि वो फसल बाजार में बेचा जा सके अच्छे ढंग से। जो यहाँ पर क्षेत्र होता था
उसको रेलवेज और पोर्ट एरिया से कनेक्ट किया जाता था और ख़ास करके बिल्कुल साइंटिफिकली मैनेज किया जाता था। जैसे फैक्ट्री में किसी चीज़ को बनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते थे उसको तैयार किया जाता था। मिक्स्ड फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग आर प्रैक्टिसाइड ऑन द सेम फार्म। गांव में भी आप देखे होंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग लोग करते हैं, खेती भी करते हैं और जानवर को भी पालते हैं। जानवर का उपयोग खेती करने में भी उपयोग किया जाता था, हल चलाने में उपयोग किया जाता था। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग गांव में अभी भी प्रैक्टिसाइज किया जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन द डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, यूरेशिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो जो इस तरह की खेती होता है ये नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होता है। हमारे देश में भी इस तरह की खेती होती है, जहाँ पशुपालन भी होता है और कृषि भी होता है। तो ऐसे जो खेती होता है यहाँ सामान्य तरह के खेत होते हैं और ये सघन खेती यहाँ होती है। तो यहाँ जो खेती होती है उसमें आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है, अच्छे HYV सीड्स के उपयोग किए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि बहुत अधिक हाई पैदावार को इंश्योर किया जा सके थी। यहाँ एक ही फसल को नहीं उपजाया जाता है बल्कि फसल को बदल बदल करके उपजाया जाता है, जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन होने के कारण सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। यहाँ जो फसल उपजाया जाता है, जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है वहाँ पर इनमें अनाज के अतिरिक्त गेहूँ, मकई, जौ उपजाए जाते हैं। साथ साथ रूट क्रॉप्स भी उपजाया जाता है, जैसे आलू या फिर सलजम, लेग्यूम्स। ये सारे एरियाज जैसे पीस, बीन्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाफा घास जो होता है जानवरों को खिलाने के काम में आता है। ये बड़े बड़े घास प्रेरी जैसे एरियाज में होते हैं। जो गाय बैल जानवर होते हैं उनको मांस के लिए पाला जाता है। जो शिप्स होते हैं उनको भी मटन के लिए पाला जाता है। और जो सुअर या मुर्गे होते हैं उनको भी ये लोग पालते हैं। पैस्टोरल फार्मिंग एक तरह से नोमैडिक फार्मिंग ही होता है। इसमें भी घूम घूम करके लोग जानवरों को चराते हैं। तो जो कॉमर्शियल जानवरों को पालन किया जाता है, जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, तो इनका पालन मीट, मिल्क, वूल, उनके चमड़े और कई दूसरे तरह के प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जितने भी ग्रास लैंड है जो टेम्परेट जोन में स्थित है, उन सभी ग्रास लैंड में इस तरह की पैस्टोरल फार्मिंग किया जाता है। जैसे प्रेरीज USA, पंपाज अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका और अस्टेपिज यूरेशिया में इस तरह के, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की खेती की जाती है। तो ऐसे जो पैस्टोरल फार्मिंग के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है और ये बड़ी मात्रा में यहाँ कैपिटल भी इसमें लगाया जाता है। हमारे देश में जो श्वेत क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के द्वारा हुआ, जिसको आजकल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड संचालित करता है। इसको आपको याद रखना है। जो डेयरी फार्मिंग होता है, यानी जब कैटल पालेंगे तो उनसे दूध प्राप्त करना एक बहुत मुख्य बातें होती है। तो यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। ऑर्चार्ड फार्मिंग, बाग वाली खेती, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर ऑर्चार्ड फार्मिंग किया जाता है। खास करके जो बड़े बड़े बाग होते हैं उनमें फल उपजाए जाते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस और कैलिफोर्निया वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह के ऑर्चार्ड फार्मिंग किया जाता है। यहाँ पर खास करके जो वाणिज्यिक प्रोडक्शन होता है वो ऑलिव्स यानी जैतून, फिग्स, ऑरेंजेज और एप्रिकॉट्स जैसे फल उपजाए जाते हैं।
यहाँ विटिकल्चर यानी जिसको अंगूर की खेती कहा जाता है, उसको स्पेशल ढंग से यहाँ किया जाता है मेडिटेरियन रीजन में। और ग्रेप्स से वाइन बनाया जाता है, जो अच्छे शराब होते हैं वो ग्रेप्स से बनाया जाता है। और ये ऑर्चर्ड फार्मिंग के तहत भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाता है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, जो फूल वगैरह की खेती होती है, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आती है। तो जो अर्बन मार्केट्स के लिए सब्जियां, फल या फूल उपजाया जाता है, तो ऐसे मार्केट के लिए ही इन सभी को उपजाया जाता है बेचने के लिए, तो इसको मार्केट गार्डनिंग कहा जाता है। मार्केट गार्डन्स आर मोस्टली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सिटीज एंड इन सब अर्बन एरियाज। ये जो मार्केट गार्डनिंग होती है, ये ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसके आसपास होते हैं, उसके सब अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, ये छोटे छोटे होते हैं। एंड आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, और सघन खेती होती है इसकी। तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होती है, साथ साथ अच्छे खाद का प्रयोग किया जाता है ताकि खेत में अच्छी फसल हो सके। इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है और अच्छी पैदावार होती है। मार्केट गार्डनिंग को ट्रक गार्डनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रक के माध्यम से ही जो खेतों से फसल होते हैं, खास करके सब्जियां, फल, फूल, उसको शहरों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह के मार्केट गार्डनिंग ज़्यादातर यूरोप में, यूके, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे फल फूल की जो सब मार्केट है, वैसे हमारे देश में भी मार्केट गार्डनिंग होती है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केटिंग गार्डनिंग हो रही है। ये फूल हम पहले बता चुके हैं कि फ्लावर्स के भी बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, तो इसको खेती किया जाता है। ये फल के पेड़ हैं और ये फल का खेती किया जाता है। तो भारत में भी बड़े बड़े शहर के आसपास में मार्केट गार्डनिंग होती है। हम इसके बारे में आपको अभी बता चुके हैं।